Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. In this session, we will discuss some important MCQs of constitutional provisions which is related to your Indian polity sections. Okay? देखो ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट और किए हैं। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे हैं सेशन तो प्लीज जाइए और फर्स्ट 3 पार्ट्स को आप देख डालो, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल सेशंस होने वाले हैं। और मैं देखो इस बार पूरा का पूरा टॉपिक के ऊपर लेके आ रहा हूं ताकि A to Z आपको सारी चीजें पता चलती जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल, आपसे पूछा जा रहा है कि जो फेडरल शब्द है, जो संघीय शब्द है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कहां पे ये मेंशन्ड है। तो देखो फेडरल का मतलब क्या होता है कि फेडरल को बेसिकली आप ऐसे समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। किससे? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से ही आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर पूछा गया कि फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है, तो देखो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, कहीं मेंशन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरल वर्ड वाज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाट शुड बी योर राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा आपका? डज नॉट फिगर एनीवेयर। ठीक है, अब अगर हम प्रियम्बल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया है? फ्रॉम यूएसए। और प्रियम्बल का सोर्स अगर हमसे पूछा जाए तो हमने कहां से लिया है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर क्या है? एमेंडिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात की गई है। 3 टाइप से अमेंडमेंट करते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंस इंडिया। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है, द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट को अगर आप देखोगे तो सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, जवाहरलाल नेहरू वाज पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ द मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक reorganization of state that came in the wake of the success of the Andhra movement। क्या होगा आपका राइट आंसर इसका? ओह, देखो राइट आंसर इसका होगा वन वनली। वन वनली क्यों होगा मैं बताता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जो है, ये जेबीपी कमेटी बनी थी, आपको अगर याद हो 1949 में। तो इस समय इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन के लिए साफ मना कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू इसके अगेंस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें लिंग्विस्टिक बेसिस बनाने की, तो ये कौन थे? ये थे फजल अली कमीशन। कौन थे? फजल अली कमेटी जो थी या कमीशन, इसके रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था? लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था कब? 1956 के अंदर। याद आ गया आपको? इसीलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? वन वनले। अब मैच कीजिए इसको। ये देखो यहां पे फुल स्टेटहुड की बात की जा रही है। गोवा को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1961-62 के आसपास, अगर आपको याद हो तो। यहां पे फुल स्टेटहुड की बात की गई है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? सिक्किम को हमने एज ए स्टेट डिक्लेयर किया था, लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिक्किम जो है फुल फ्लेज स्टेट बना था। याद है आपको? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखो गोवा को बनाया गया था 1987 में फुल फ्लेज स्टेट। इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। ठीक है,
आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा आपका? डी ओनली। अब आप मैच कर लीजिए, हरियाणा को कब बनाया गया? 1966 के अंदर देखा। मेघालय को कब देखा? 1972 को। और सिक्किम को कब देखा? 1976 में। ये दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो रिकॉग्नाइज किया गया था सिक्किम को एज ए स्टेट, लेकिन वहां पे फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनाया गया था, उसको कंप्लीट स्टेटहुड का जो बात की जाती है वो कहां मिला था? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, देखो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछ रहा है आपसे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ए बी सी डी। आपको पता है 4 कैटेगरी में हमारे स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। अब वो कौन कौन सा था, आपका कौन सा सही होगा उसको देख लो। ये चारों स्टेट का यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, चारों ग्रुप का। देखिए इसमें से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने में टाइम लगेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ, क्या है, कैटेगरी ए स्टेट। देखो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा है। बी क्या है? द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट। द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी। द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ डी। सॉरी, ये थोड़ा सा हाफ स्टेटमेंट है। अब बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों के हेड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि तो कौन किसका हेड होगा, ये आपको बताना है। देखो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। गवर्नर जो थे वो एग्जीक्यूटिव हेड थे, कहां? कैटेगरी ए के। राज प्रमुख किसके थे? तो वो थे कैटेगरी बी स्टेट के। चीफ कमिश्नर किसके होते थे? वो सी और डी के होते थे। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखो आप, ये आपके लिए बहुत आसान है। पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये तो बता दो कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नमस्ते नमस्ते अशोक जी, इसका आंसर कीजिए जल्दी से, कौन सा फीचर नहीं है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगा? डुअल सिटीजनशिप। अच्छा, डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे देखने को मिलता है? कोई एक एग्जांपल देके बताओ आपकी डुअल सिटीजनशिप हमें किस देश के अंदर देखने को मिलता है? फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल है। हमने कहां से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें, ये फीचर हमने यूएसए से बोरो किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये यूके से किया है, जो कि ब्रिटेन है। डुअल सिटीजनशिप कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल सही है, अमेरिका के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। Under the Citizenship Act of 1955, by which of the following ways can a person become a citizen of India? ये नेशनलाइजेशन जो है ना, इसको नेचुरलाइजेशन लिख लेना आप। ये नेचुरलाइजेशन है, मतलब आप 7 साल या उससे ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहे हो तो। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का? 4 नहीं, ठीक है, जो ऑप्शन है आप उसी ऑप्शन के हिसाब से चलो। यही आपका ऑप्शन है मान लो। अगर मैं वो कर दूंगा तो फिर ऑप्शन बदल जाएगा इसमें से। आंसर कीजिए इसका जल्दी से, कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, आप देखते हो ना कि आर्टिकल 5 to 11 जो हमारा पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 2,
आर्टिकल 5 to 11 ये किससे डील करता है? ये सिटीजनशिप से डील करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ए। ओके ठीक है, देखता हूं मैं। देखो यहां पे लिखा हुआ बाय नेशनलाइजेशन, अगर यहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन लिखा होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस इसी को एलिमिनेट कर देना था और आपका राइट आंसर क्या हो जाता? 1 2 3 एंड 5। मैंने इसीलिए तो आपका ऑप्शन मिटा दिया था कि मुझे फिर समझ आए कि इस ऑप्शन के हिसाब से वो परफेक्ट आ रहा है। देखो बाय बर्थ बिल्कुल आपको मिलता है, बाय डिसेंडेंट भी मिलता है, बाय रजिस्ट्रेशन भी मिलता है, जो आप अभी देख रहे हो सीए के अंदर 3 देश के जो 5 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको दिया जा रहा है ना भी सिटीजनशिप। ये किसमें? रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही तो दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्या पूछ रहा है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 हैज बीन अमेंडेड। किस ईयर इसको अमेंड किया गया था? बताइए जल्दी से, किस ईयर इसको अमेंडमेंट किया गया था? आंसर कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर भी आप डाल दिया करो जब आप आंसर करते हो ना, तो क्योंकि वहां पे फिर समझ नहीं आता कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो एक बार उसका वो कर क्या है? बी। नहीं, इस बार आप थोड़ा सा फंस गए। देखो टोटल अभी तक अगर हम बात करें तो 5 टाइम्स अमेंडमेंट हमें देखने को मिला है। 4 बार तो हमने देखा है, 5वां बार का जो है अभी जो करंटली आप देख रहे हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी रिसेंटली जो हुआ है 19-20 जो कह लो आप, एक तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। और इससे पहले सबसे पहली बार हमें 1986 में देखने को मिलेगा, अगेन 1992 में इसको अमेंड किया जाएगा, फाइनली 2003 और 2005 चारों साल इनको अमेंड किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ओनली। इसको बार बार अमेंड किया गया है। और अभी तो देखो तो 5th अमेंडमेंट भी आ गया ना, करेंटली नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन सिटीजनशिप को लूज करेगा तो वो किन किन टाइप से लूज करेगा सिटीजनशिप। इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डिप्रीविएशन। कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। देखो रिनंसिएशन के मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप खुद ही बोल देते हो कि देखो मैं आपका सिटीजनशिप छोड़ के किसी और देश में सेटल हो रहा हूं। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि आप किसी एक्टिविटी में पकड़े गए, किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े गए, वॉर के टाइम पे आप किसी और को प्रमोट कर रहे थे, तो आपको क्या किया जाएगा? देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तीनों है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन, ये तीनों ही है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपना सिटीजनशिप छोड़ सकते हो। हालांकि आपके लिए तो एक ही ऑप्शन है, बाकी दो तो गवर्नमेंट करेगी। चलो पहले आप स्टेटमेंट देख लो, फिर हम नीचे आपको आंसर दिखाएंगे, ऑप्शंस दिखाएंगे, ठीक है? हिंदी में दिखा दूं, इंग्लिश वाले को ऊपर कर दूं यहां पे, तो आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो फिर मैं हिंदी को सामने कर देता हूं वहां पर। चलो ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 1 आपसे क्या कह रहा है? नो पर्सन shall be a citizen of India by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6 or 8 if he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। देखो ये आप समझो कि ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आप फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है।
तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। सेकेंड क्या है, द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और क्यों बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो होम मिनिस्ट्री के पास पूरा पावर होता है कि वो पार्लियामेंट में जाए, सिटीजनशिप को लेके कोई भी मुद्दा उठाएंगे और उस बिल को पास करवा सकते हैं वहां पे। ठीक है, हमारे संविधान के अंदर प्रोसेस दिए गए हैं कि किस प्रोसेस से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो और कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है कि आपको लॉ रिलेटिंग इश्यूज के बारे में नहीं बताया गया। वो कौन बताएगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, किस पार्ट के अंदर आपको सिटीजनशिप का डिटेल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या है, पार्ट 2 के अंदर आपको सिटीजनशिप देखने को मिलेगा। कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 to 11 तक। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पार्ट 4 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही है, 5 to 11। पार्ट 4 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 3 के अंदर तो हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, तो पार्ट 4 क्या है, बिल्कुल सही, डीपीएसपी। अच्छा, डीपीएसपी से याद आया, एक और सवाल का जवाब दो आप कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसमें डीपीएसपी को ज्यादा पावर दिया गया था एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था ये। नहीं मनीषा जी, ये 10 डीपीएसपीज नहीं है, वो आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हो। ये पार्ट 4A के अंदर मेंशन्ड है। ओरिजिनली ये 10 था, लेकिन अभी ये 11 हो गया है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक और ऐड कर दिया गया है। बताइए जल्दी से, डीपीएसपी को पावर कब दिया गया था अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। 25? नहीं नहीं नहीं, देखो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन सब के पावर को कर्टेल किया गया था, यहाँ पे आपने देखा था। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी हम देखते हैं ये चीज कि डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इंदिरा गांधी का टर्म है तो 1975 के आसपास की चीजें को याद रखो, इससे पुराने वाले में आप मत जाया करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको, जबकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। एक बार पढ़िए इसको, क्या कहता है ये क्वेश्चन। A person who was born on January 26, 1951 in Rangoon, whose father was a citizen of India by birth at the time of his birth, is deemed to be an Indian citizen by descent. अब आपको समझ आ गया अशोक जी, डिसेंट का मतलब क्या होता है, आपने पूछा था ना उस समय। अब देखो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चंस थे। अगर आपकी कोई पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, तो अगर आप भले बाहर पैदा होते हो तो आपको बाय डिसेंट आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती है। बस शर्त क्या है यहाँ पे कि 18 साल होने के बाद, 18 इयर्स जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ का सिटीजन बनना है। अगर आप 18 साल के हो गए, उसके बाद अगर आपको इंडियन सिटीजन बनना है तो ठीक है, अगर आपको रंगून का सिटीजन बनना है तो आप वहां के सिटीजन बन जाओगे, म्यांमार के। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, पर्सन हु वाज बोर्न ऑन जुलाई 1st 1988 इन ईटानगर, ठीक है, whose mother is a citizen of India at the time of his birth but the father was not, is deemed to be a citizen of India by birth। देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स है ना, ऊपर देखो वहां पे जो आपको दिख रहा है ऊपर वाले में पिता के बारे में दिया गया है। इंडिया के अंदर देखो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अभी भी हम यही चीज देखते हैं ना कि
मर्दों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब भी देखें तो करीब 11% ही फीमेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वन ओनली। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा चूक गए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अब तो आपको अशोक जी समझ आ गया होगा कि डिसेंडेंट का मतलब होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन सिटीजनशिप टू बी प्रोवाइडेड इन इंडिया? कौन कौन सा कंडीशन होगा? देखो, वन शुड बी बोर्न इन इंडिया, ठीक है। अगर ये फॉरेनर भी है और इंडिया के अंदर पैदा हुआ है तो इसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि ठीक है, आप यहाँ पे आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। आइदर ऑफ हुज पेरेंट वॉज बोर्न इन इंडिया, ठीक है। हु हैज बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, ठीक है। आप देख के बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? सिर्फ एक आंसर आया है इसमें, 4 लोग देख रहे हैं, बाकी तो आंसर दीजिए इसको। आंसर कीजिए जल्दी से, फटाक से। देखो, ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है। पेरेंट्स में, माँ बाप में से कोई भी अगर स्टार्टिंग में जो 95 वाला जो एक्ट है ना, 1955 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू अगर देखा जाए तो कोई भी इनमें से अगर माँ या बाप कोई भी इंडियन है जो कि इंडिया के अंदर पैदा हुए तो उनको भी सिटीजनशिप मिलेगा। एंड तीसरा क्या है, हु हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बाय नेचुरलाइजेशन बोला जाता है। इसमें आपको एटलीस्ट 5 साल के लिए इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। हालांकि पहले 7 years मिनिमम होता था, लेकिन करंट जो सीएए वाला एक्ट आया था इसमें इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। देखो, रोहिंग्या वाले सवाल से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें कंटेक्स्ट अलग पूछा जा रहा था, यहां पे आपका कंटेक्स्ट अलग हो जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं पॉलिटी बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, दिखता बहुत इजी है लेकिन है नहीं है। द सिटीजनशिप मीन्स, आपसे पूछ रहे नागरिकता का मतलब क्या है। बेसिकली इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि नागरिकता का मतलब क्या होगा। यहां पे आंसर कीजिए इसका। ऑप्शन 1 है फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ठीक है, देखते हैं। सेकेंड है द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, चलो ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, कोई भी इंडिया का सिटीजन है, अगर वो 25 years का हो गया तो उसको वो इलेक्शन जीत के बन सकता है ना, अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो बिल्कुल बन सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे वोटिंग राइट्स की बात की गई है, तो ये देखो ओनली सिटीजन्स को ही मिला है इंडिया के अंदर वोटिंग राइट, ये आपको भी पता है। ऊपर क्या है, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। देखो, पॉलिटिकल राइट आपको कंप्लीट मिले हैं, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है वहां पे। बताओ क्या होगा इसमें? फिर से एक बार सोचिए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल है, आपको सारे राइट्स दिए गए हैं। अगर आपको पॉलिटिकल राइट का क्या मतलब होता है, अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, वोट डालना है, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जो सफरेज की बात की गई कि अगर आप 18+ है तो आप वोट दे सकते हो, तो ये भी तो सही है, आप वोट डालते हो ना 18 साल+ हो तो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रितु, इतनी गलतियां क्यों हो रही है आपसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके तो 40 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चन सही हो जाते थे, तो अभी इतनी गलतियां क्यों हो रही है? आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो ज्यादा आजकल।
थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। अब देखो सिटीजनशिप का फीचर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसको गलत मत करना। पहला क्या है, डुअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, ये बिल्कुल नहीं है, ये आपको यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट वन फिर से डुअल सिटीजनशिप है, तो इसको भी हटा देते हैं। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट एंड सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ द इंडिया, क्या होगा इसमें से राइट आंसर? बिल्कुल सही है, ये क्या होगा इसका? सी ओनली। देखो इंडिया के अंदर जब आप सिटीजनशिप पढ़ोगे ना, जब पार्ट 2, तो आपको वहां पे दिखेगा सबसे ऊपर पहला लाइन ही एनसीईआरटी के ऊपर लिखा हुआ है कि इन इंडिया वी हैव सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल डोमेसाइल। ठीक है, ये वर्ड आपको वहां पे दिखेगा। और लास्ट ईयर अगर आपने 2022 का यूपीएससी का पेपर देखा होगा, तो यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट बोला था और 99% बच्चों ने इसको गलत किया था। और सच बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने वो अटेम्प्ट दिया था और इस क्वेश्चन को मैंने भी गलत कर दिया था, क्योंकि मुझे भी ये लगा था कि अगर सपोज करो कोई यूपी का रहने वाला है और कोई एमपी का रहने वाला है, तो दोनों के कार्ड तो अलग अलग होते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं ये भूल गया कि वोटिंग राइट आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर ही मिलेगा अगर आपका पास यूपी का आईडी कार्ड है तो देखो कभी कभी गलतियां हो जाती है और सबसे होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डज नॉट इंक्लूड। देखो राइट टू इक्वालिटी हमने देखा है आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में। चार ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 17 के अंदर मेंशन्ड है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 16 के अंदर आप देखते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आर्टिकल 14 के अंदर देखते हो। लेकिन बात क्या की गई है? एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये मेंशन्ड नहीं है। ये टर्म कहीं पे आपको दिखता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी का? नहीं दिखता ना, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ओनली। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। चार राइट्स आपके पास है, आपसे पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी के दौरान, चाहे वो आर्टिकल 352 हो, 360 हो या 356 हो। 360 यू नो इट्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल सही है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राइट टू ऑर्गेनाइज तो कंप्लीट तुरंत ही खत्म हो जाएगा ना। आप देखते हो कि एक वो धारा 144 बोलते हैं ना, कुछ वो लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आप 3 लोग से ज्यादा एक जगह पे खड़े हो गए तो पुलिस डंडे चला देती है। राइट टू स्पीक ये तो ऑब्वियसली खत्म होगा। आगे चले। इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी, इन्होंने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन्होंने इंक्लूड किया था, जिसमें ड्यूटी टू पे टैक्स वगैरह भी उसमें शामिल थे। आपसे पूछा जा रहा है कि कब ये किया गया है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 1976। किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? तो वो कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। बोरो हमने कहां से किया? तो बोरो हमने किया फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को यूएसएसआर से, रसिया से हमने इसको बोरो किया। ठीक है, ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थे। 11th ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पेरेंट्स हैं उनको बोला गया कि आपको अपने बच्चों को क्या है स्कूल भेजना पड़ेगा। ठीक है, याद आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए।
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी? देखो, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है, बताना है आपको। बताइए जल्दी से। ठीक है, आंसर कीजिए इसका जल्दी से कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। क्या होगा मेन डिफरेंस? देखो, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, पॉलिटिकल है, जुडिशियल है, या मोरल प्रोटेक्शन है? क्या होगा? दिखाओ आंसर आया किसी बच्चे का? सिक्सटीन का क्या बोला आपने? अरे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए, आप बहुत पीछे चल रहे हो आप लोग तो। ना ही किसी ने 17 का आंसर किया है। बी, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। देखो, फंडामेंटल राइट्स को पॉलिटिकल राइट बोला जाता है, ये मैं मानता हूं। और ये क्या होता है पॉलिटिकल राइट? ये निगेटिव राइट्स, क्योंकि हम स्टेट के ऊपर जो क्या है एलिगेशन लगाते हैं, हम अपने राइट उनसे मांगते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका जुडिशियल प्रोटेक्शन। अब मैं जुडिशियल प्रोटेक्शन क्यों बोल रहा हूं आप समझो। आपने रिट जुरिडिक्शन का नाम सुना है? रिट जुरिडिक्शन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर मेंशन्ड है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जुडिशियल प्रोटेक्शन। देखो कितना आसान सा सवाल था और आपको पता भी था, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो गए इसमें। Which one of the following rights has been described by Dr. Bhimrao Ambedkar as heart and soul of the Indian Constitution? किस राइट को बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वालिटी, देखो 14 से 18 के बीच में इसको देखते हैं। राइट टू फ्रीडम 90 टू 20 राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो लीगल राइट हो गया अंडर आर्टिकल 300A के अंदर, पहले आर्टिकल 31 में देखने को मिलता था। या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अंडर आर्टिकल 32। पता है ये क्या कहता है आर्टिकल 32? ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ फंडामेंटल राइट व्हिच इज कॉल्ड राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the Indian Constitution do not have any। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के पास क्या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो और डीपीएसपी हो, दोनों एक ही ग्राउंड पे वर्क करते हैं और दोनों क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। पता है आपको ये दोनों क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। आपसे ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या इंसराइंड नहीं है, तो देखो लीगल सेंशन जो है वो इंसराइंड नहीं है वहां पे, क्योंकि इसको आप क्या करोगे? बिल्कुल सही, इसको आप क्या करोगे? इसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आप इसको घसीट नहीं सकते। ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। देखो आर्टिकल 19 के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। 19 के 6 पार्ट है ना, ABCDEF तक इसी के अंदर है। असेंबली भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्या नहीं देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर? फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि ये आपका लीगल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ आ गया? बाकी सारे आपके क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए।
Which one of the following fundamental rights was described by Dr. Bhimrao Ambedkar as heart and soul of the Constitution? ये रिपीट हो गया है, इसका तो आपको आंसर पता ही है, डी है। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। According to the Indian Constitution, which one is not included in the fundamental rights to equality? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कि इंक्लूडेड नहीं है हमारे मौलिक अधिकारों में, कौन सा होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी, कौन सा है जो इंक्लूडेड नहीं है? क्या होगा वो होगा सोशल इक्वालिटी। ये हमें कहां पे देखने को मिलता है? ये देखो हमें डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलता है सोशल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। कहां? डीपीएसपी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपने कहां से देखा है? अगर यहीं पे सोशल जस्टिस की बात की जाए, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की जाए एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए, तो ये हमने कहां पे देखा है? तो ये हमने देखा है प्रियम्बल के अंदर। याद आ गया? प्रियम्बल के अंदर ये हमने इसको देखा है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इसमें से आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये आपको डीपीएसपी के अंदर भी मिलेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी मिलेगा, तो ये तो 100% सही होगा। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये भी बिल्कुल इसका पार्ट है। टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्या ये पार्ट है इसका? तो ये भी बिल्कुल पार्ट है किसका? डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द एबव। मतलब 3 के 3 स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। Which of the following fundamental rights has been given to Indian citizens only? देखो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए। जैसे आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए गए। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये सबको मिला हुआ है। सिटीजनशिप, सिटीजन एज वेल एज एलियन जो है ये आर्टिकल 21 के अंदर ये सबको मिला है। ऐसा थोड़ी कि कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आएगा तो आप उसे फांसी पे चढ़ा दोगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? बिल्कुल सही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला है। बाकी सारे के सारे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ है, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये 3 आर्टिकल जो है ये सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको संविधान इसमें से किस चीज की गारंटी नहीं देता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, बिल्कुल आर्टिकल 19 के अंदर आप असेंबली का फॉर्मेशन कर सकते हो। रेसिडेंस का भी आपको फ्रीडम है कि इंडिया के टेरिटरी के किसी भी पार्ट के अंदर आप रिसाइड कर सकते हो। फॉर्म एसोसिएशन बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक करने की फ्रीडम नहीं दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये एक मोरल सिचुएशन है, अगर आप स्ट्राइक करते हो तो एक नॉन वायलेंट स्ट्राइक हो सकता है, वो आपका एक मोरल सिचुएशन के ऊपर जाता है, ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गारंटी दिया है। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिकल 20 के अंदर देखा जाता है, तो उसके अंदर आप किसको प्रोटेक्शन मिलती है? द गवर्नमेंट कांट इनेक्ट एनी क्रिमिनल और सिविल लॉ विथ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्या है? ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कांट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट? देखो पहला क्या है कि गवर्नमेंट नहीं लॉ बना सकती, तो गवर्नमेंट नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कांट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। देखो अभी क्या हुआ था कि एक केस आया था, नहीं आपने जल्दीबाजी कर दी, मैं वही समझा रहा हूं कि हमने निर्भया वाला कांड देखा था, दिल्ली के अंदर हुआ था, काफी शर्म शर्म क्या कहे उसको, बहुत ही बाहियात वो एक कांड हुआ था। उसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई विटनेस प्रेजेंट नहीं है तो जिसके साथ घटना घटी है वो खुद ही एक विटनेस बन सकता है। तो उसको कंटेक्स्ट में, उस कंटेक्स्ट को देखते हुए ये स्टेटमेंट भी क्या होता है, गलत हो जाता है। वो पर्सन भले एक्यूज्ड हो लेकिन वो खुद का भी विटनेस होगा अगर वहां पे कोई और प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, पूछ रहा है which of the following statement is regard to the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution are correct। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन है? जो केशवानंद भारती केस में आया था, सोचना पड़ेगा इसको। दे आर परमानेंट इन नेचर एंड कांट बी एबॉलिश्ड। ना 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 ना, देखो हमारे पार्लियामेंट के पास एक ह्यूज पावर है कि वो किसी भी पार्ट को एमेंड कर सकता है अंदर आर्टिकल 368। बस शर्त यह है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो देखो क्या हो गया, टू इलिमिनेट हो गया। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस ये पता है कि टू है एक ऑप्शन में। तो क्या आपसे पूछा गया जा रहा है कि परमानेंट इन नेचर एंड कांट बी एबॉलिश। तो अगर टू को एलिमिनेट कर दो तो कोई ऑप्शन बच रहा है आपके पास? देखिए एक बार, इसमें थोड़ा सा ना ऑप्शन सही नहीं दिए गए। दे कैन बी सस्पेंडेड पार्शियली और कंप्लीटली। देखो अगर आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसको पार्शियली किया जाता है, कंप्लीटली कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 21 है वो उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था नन ऑफ द एबव, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के साथ। 2/3 + 1 होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। उससे क्या है कि बोथ हाउस में उसको पास करके वो कर सकते हैं अमेंडमेंट। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो गया, इसका ऑप्शन होना चाहिए था नन ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कांट क्लेम राइट टू। अब देखो, अब सिंपल समझो कि दो तरह के राइट्स दिए गए हैं, एक सिटीजन्स को दिए गए हैं और दूसरे क्या है, जो जो एलियंस को दिए गए। एलियंस कौन होते हैं? एलियंस वो होते हैं जो, ये मत समझना कि चांद या मून से आने वाले एलियन है, नहीं। एलियन का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी फॉरेनर, जैसे हम अगर जा रहे हैं अभी अमेरिका चले जाए तो हम उनके लिए क्या होंगे, एलियन पर्सन हो जाएंगे। ठीक है। तो कौन सा राइट है जो कि ब्रिटिश सिटीजन इंडिया के अंदर दावा नहीं कर सकता है? देखो मैंने आपको क्या बोला है, कौन सा होगा? तो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी आपको देखने को मिलते हैं वो दावा वो नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 19 के अंदर आपको ऑक्यूपेशन की भी बात की गई है। तो ऑक्यूपेशन कहाँ आएगा? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। कोई आगे बाहर से यहाँ पे जब तक सरकार उसको परमिशन नहीं देगी वो ऐसे आगे सामान बेचना नहीं शुरू करेगा। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल ये मिलेगा। आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी की लाइफ की बात की गई, ये भी मिलेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाए तो आर्टिकल 25 to 28 के बीच में होता है। ये पता है इंडिया की यही खूबसूरती है, जो हमारा सेक्युलर नेचर है,
ये सेक्युलर नेचर के पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है ना कि कोई अगर फॉरेनर भी आएगा तो अगर वो क्रिश्चियन है तो इंडिया के अंदर वो चर्च में जाएगा, उसको आप मंदिर में जाने के लिए फोर्स नहीं करते हो। इसीलिए सेक्युलर जो है ये निगेटिव वर्ड है, लेकिन हमारे इंडिया में इसका सेंस बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। और सेक्युलर की बात करें तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे रिट जुरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 क्या है कि द रिट जुरिडिक्शन of mandamus is available not only against judicial authority but also against administrative authority। देखो mandamus का मतलब ही होता है कि वी कमांड, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, हाई कोर्ट जा रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो सही है गलत है। तो क्या ये बिल्कुल सही होगा, ये गवर्नमेंट ऑथोरिटी हो प्राइवेट ऑथोरिटी हो सबके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। The writ of prohibition is issued only against judicial और quasi judicial authority। देखो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रोहिबिट किया जाता है अपने पावर को यूज करने से, तो ये सिर्फ जुडिशरी के अगेंस्ट थोड़ी होगा। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या है आपका 1 ओनली, ठीक है। आगे चले, अब आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। सीधा सीधा आपसे मतलब पूछा है कि देखो हेवियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है हैव अ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की अगर बात की गई है तो कहां पे होगा वो, मेरे ख्याल से अनलॉफुल डिटेंशन की बात ये कर रहा है। एम आई राइट, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका 31 का राइट आंसर। जब बात हेवियस कॉर्पस की हो रही है तो हेवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, हैवियस कॉर्पस किससे मैच करेगा, तो ये करेगा अनलॉफुल डिटेंशन से। अब ए का 2 आपको कहां कहां दिख रहा है, एक बी ऑप्शन में दिख रहा है, एक डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बाकी दोनों को पहले ही इलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है मेंडामस। मेंडामस कब होगा, ये क्या बोला जाता है, कमांड दिया जाता है। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है अपनी ड्यूटी को या अपनी ड्यूटी को ओवर यूज कर रहा है, ओवर यूज अगर कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। अगर यूज नहीं कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, कमांड दिया जाएगा। तो 2 का बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो कहां कहां है, एक ही ऑप्शन है जहां से ये मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ओनली, ठीक है। चारों पता ना भी हो ना, अगर आपको एक दो चीजें भी पता है तो आप आसानी से इसको इलिमिनेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन एजुकेशनल मैटर्स। अब आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। देख लो चारों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला है द माइनॉरिटी हैज ओनली द राइट टू एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नहीं, देखो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको रन करने का सारा पावर है, तो ओनली राइट दिया गया है, तो इसीलिए वो इनकरेक्ट हो गया। और जहां 1 इनकरेक्ट हुआ तो ये भी इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट, ठीक है। अब देखो 2 और 4 इन दोनों में कॉमन है, तो हमको चेक क्या करना है, हम सिर्फ ऑप्शन 3 को चेक करेंगे। द राइट इज एब्सोल्यूट एंड नॉट सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन। देखो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 2 एंड 4। क्यों, क्योंकि कोई भी राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जब अगर गवर्नमेंट को लगती है कि उसके वजह से पब्लिक प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक ऑर्डर थोड़ा सा वायलेट हो रहा है, तो क्या करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना था, आपको इलिमिनेट करके आंसर निकाल लेना था, बाकी चीज हमें पता ना भी हो तो भी चलेगा। क्वेश्चन जब बड़े हो तो उसको इलिमिनेट करना आप सीखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए।
देखो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये आपको कहां पे देखने को मिलता है? अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है ना, तो वहां पे आपको मिलता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। अब 3 देखो कहाँ है? 2 ही जगह है, तो इन दोनों को रखते हैं, बाकी 2 को इलिमिनेट कर देते हैं हम पहले ही। अब सेकेंड देखते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां देखने को मिलता है? आर्टिकल 19 के अंदर आपको देखने को मिलता है, अभी हमने देखा था। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 कहीं पे दिया हुआ, ये देखो बी का क्या हो गया? 1। अब एक ही ऑप्शन है जहां ए का 3 और बी का 1 है, तो बाकी देखना ही नहीं है ना, बस इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी आप सही करके भी निकल जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, एसर्शन रीजन का सवाल है। एसर्शन कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कोई आर्टिकल हमें मिलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड? क्या आपने देखा है कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? अगर आपने देखा है, बिल्कुल है, आर्टिकल 20 के अंदर मेंशन्ड है, तो ये तो सही है। अब जब देखो ए ट्रू है, तो ए फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है ये तो पहले ही इलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वास्टेड द लेजिस्लेटिव पावर विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द पार्लियामेंट ओनली एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव नो ऑथोरिटी इन दिस रिगार्ड। देखो कुछ एक्ट है, जैसे अगर हम बात करें यूएपीए के अंदर, तो अगर यूएपीए की बात करें तो इसके अंदर पार्लियामेंट जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी मोनोपोली है। लेकिन अगर हम बात करें रीजनल लेवल पे, जो चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो, चाहे वो सिविल रिलेटेड लॉज हो, तो उसके ऊपर कौन बनाता है? तो उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। तो रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब क्या आपका राइट आंसर बन रहा है? देखो सिंपल है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे ना चीजों को, क्योंकि देखो ए तो 100% करेक्ट है ना, क्योंकि आर्टिकल 20 के अंदर आपको देखने को मिलता है। बी में आपसे क्या पूछ रहा है रीजन में, कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। अगर आप जेल मैनुअल देखोगे, कैदियों को रखा जाता है, तो आप देखो हर जगह अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में अलग होगा, झारखंड में अलग होगा। आसाराम बापू की अगर बात करते हैं हम, एक संत वो भी है जो जेल के अंदर है, और उनको कहा गुजरात के अंदर बंद करके रखा गया। तो देखो गुजरात में उनको बेल नहीं मिल रही, परोल पे बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर हम एक दूसरे हैं राम रहीम, तो राम रहीम देखो हर 15 दिन में बाहर आ जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस पे प्रोविजंस बनाती है, और सबके एक्ट स्टेट के अंदर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। Which of the following are mentioned under separate articles in Part 3 of the Constitution of India pertaining of fundamental rights? आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित भारत के संविधान के भाग 3 में अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब ये 4 चीजें हैं, आप बताइए कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती है वहां पर। तो देखो पहला क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 के अंदर ही आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? तो देखो जिस ऑप्शन में 1 नहीं है उसको इलिमिनेट कर दो। 1 सही है ना फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, अगर ऑप्शन में वो नहीं दिख रहा है, तो उन दोनों को हमने पहले इलिमिनेट कर दिया। अब देखो 1 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम 3 या 4 में से किसी एक को चेक कर लेंगे। अगर हमें इन दोनों में से कोई एक भी पता हो ना, तो हमारा आंसर बन जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की अगर बात करें, तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर ये मेंशन्ड है। तो देखो 1 तो करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, तो 1 एंड 4 दोनों आपको कहां दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है ना। देख रहे हो इलिमिनेट करने की टेक्निक कितनी अच्छी है। यूपीएससी हालांकि बहुत कम मौका दे रहा है इलिमिनेट करने का, लेकिन स्टेट पीसीएस में जाओगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36, यहां भी आपको मैच करना है। एक तरफ रिट जुरिडिक्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके पर्पस को बताया गया है। मैंने अभी समझाया था, तो इसमें आप गलती मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन में गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। देखो मैंडामस में मैंने आपको अभी बताया था ना क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है। अगर कोई काम अपना सही से नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ए का टू हो गया तो पूरे ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन में से कहीं पे ए का टू आपको दिख रहा है। देखो एक ही जगह दिख रहा है, तो बाकी चीजों को तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो बस यहां से मैच करो और आगे बढ़ जाओ ना। सोचो ही मत कि फिर क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दे रहा है राइट ऑफ लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विथ डिग्निटी। देखो बिल्कुल सही है। अगर आप डिग्निटी के साथ नहीं जी पा रहे हो तो क्या है कि आपका जीना यहां पे बेकार है। तो डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है आपके आर्टिकल 21 के अंदर, पता है आपको। तो देखो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन 1 सिर्फ 3 जगह दिख रहा है, तो इसको आप पहले ही इलिमिनेट कर दो। ठीक है, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लाइवलीहुड। अब यहां पे हम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। आप एक बार क्या कीजिए ना कि क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया कीजिए जब आप आंसर करते हो, तो मुझे देखने में ये सही लगेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड क्या है, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू रिसीव मिनिमम वेज। अब देखो यहां पे बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है ये एक मोरल सिचुएशन है। ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये डीपीएसपी के अंदर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको इलिमिनेट कर देना है। अब देखो ज्यों ही 3 इलिमिनेट हुआ, ये भी गया ये भी गया, राइट आंसर क्या बचा, बी ओनली। ठीक है, थर्टी एट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन रीजन का सवाल है आपके सामने। स्पीकिंग ऑन आर्टिकल 32 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब द आर्टिकल एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ये बोला है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये तो बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया। तो ये सही हुआ, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, डी तो ऑप्शन चला गया। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडीज अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है, और जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर यही तो बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। यही बोला गया ना, बिल्कुल सही है मनीषा, आपका आंसर बहुत अच्छा कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का ही सवाल है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, इसमें गलतियां हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हेर फेर है। असर्शन क्या कहता है कि एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। देखो आर्टिकल 21A के अंदर हमने क्या किया था, इसको ऐड किया था, बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या है कि द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर राइट टू एजुकेशन। अब इसी रीजन में आपको देखना है कि क्या रीजन सही है गलत है। देखो ये मैंने अभी आपको समझाया था ना कि वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कब आया था, 2002 में आया था। इसके अंदर 3 चीजें ऐड की गई थी। पहला क्या था, पहला ये था कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। डीपीएसपी के अंदर ये क्लॉज ऐड किया गया कि अगर 6 साल से कम का बच्चा है तो उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो उसमें 51K ऐड किया गया। ठीक है,
11th फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें ऐड किया गया। तो अब बताइए 39 का आंसर क्या होगा। रीजन तो देखो इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना कि 84। तो क्या होगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सेशन का, इसको देख लेते हैं। For which of the following can a special provision be made under Article 15 of the Constitution of India? आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 15 के अंदर किसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, वीमेन एंड चिल्ड्रेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड लास्ट सोशली बैकवर्ड क्लासेस। किसके लिए बनाए जाएंगे बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। देखो आर्टिकल 15 के अंदर बोला जाता है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं स्पेशली, इनको लेके कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जैसे उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में क्या होता है कि एडमिशन दे दिया जाता है। तो क्या होगा इसके अंदर बताइए आप। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड चिल्ड्रन जो है ना, ये भी माइनॉरिटी के अंदर ही इंडिया के अंदर आते हैं। तो विमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बाकी सारी जगहों पे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी दिया जाता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को भी दिया जाता है और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को भी हमने देखा। अभी हमने रिसेंटली देखा था ना, 10% का कोटा दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये थे आज के आपके सेशंस। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो। आप इसी तरह हमारे हर दिन लाइव सेशंस को देखो, मैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए इसी तरह के सेशंस लेके आता रहूंगा। तो आप देर ना करें, डिले ना करें, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे और एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन हम आपकी ईपीएफओ का यहाँ पे करवाएंगे। साथ ही साथ अगर आप नवोदय विद्यालय समिति या सीबीएसई ग्रेड ए के लिए अपियर हो रहे हैं, तो उसके भी अलग से प्रिपरेशन साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।